Hello dear students. So first of all welcome you all. I hope your studies are going very well. So देखो हम लोग लास्ट क्लास बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस कर रहे थे डाइसैकेराइड्स के बारे में. ठीक है, डाइसैकेराइड्स क्या होता है बेटा? डाइसैकेराइड्स हमारे पास वो होते हैं, ठीक है, एक ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने के दौरान अपने को 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड्स. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखा था कि सुक्रोज है ना, सुक्रोज को देखा था. सुक्रोज जो होता है हमारा वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होता है, अपने को ग्लूकोज और फिर क्या देता है? फ्रक्टोज. ठीक है, ध्यान रखें ग्लूकोज जो है वो क्या होता था हमारा, ठीक है, अल्फा, और जो फ्रक्टोज होता था वो क्या होता था? बीटा. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम लोग बात कर रहे थे माल्टोज की. माल्टोज को अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को 2 मोल क्या मिलते हैं? ग्लूकोज. क्लियर ना. तो ग्लूकोज मिलता है जिसमें पहला जो ग्लूकोज होता है ना, वो अल्फा होता है, और दूसरा आपकी मर्जी, आप अल्फा ले लें चाहे बीटा ले लें. एक देखा था सेलुबियोज, है ना. सेलुबियोज क्या होता है? सेलुबियोज वो होता है कि जब आप सेलुबियोज को हाइड्रोलिसिस करते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज. पहला वाला जो ग्लूकोज होता है वो बीटा वाला होता था, दूसरा वाला जो ग्लूकोज था वो अल्फा या बीटा कुछ भी ले लो. ठीक है, क्लियर ना. तो यहाँ तक अपन बात किए थे. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा था. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? जब भी हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल में हम क्या करते हैं? अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. ठीक है, H+. तो वहाँ पर क्या होता है? हेमी एसिटल एसिटल में चेंज हो जाता है और हेमी कीटल कीटल में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पर एक OR का लिंकेज अपने को दिखाई देता है. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी लॉस्ट. जब भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड पहले म्यूटा रोटेशन शो कर रहा था, पहले टॉलेंस टेस्ट दे रहा था, पहले बेनेडिक्ट टेस्ट दे रहा था, पहले फेलिन टेस्ट दे रहा था, वो अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्म होने के बाद वो उन चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाता है जो कभी वो हेमी एसिटल था या हेमी कीटल था, वो उन चीज़ों को परफॉर्म कर रहा था. क्लियर ना. ठीक है, तो ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लॉस होने के बाद ये सारी चीज़ें का खामियाजा भुगतना पड़ता है उस कंपाउंड को. क्लियर ना. दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि हम लोग बात कर रहे थे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की. तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्फ ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर. वहीं पर एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते और उनके पास एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना. ठीक है, क्लियर ना. तो यहाँ तक अपन बात किए थे. तो अब हम इनके आगे बात करने वाले बेटा. ठीक है, तो एक जहन में मेरे क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या आप उनका जवाब दे पाएंगे? तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ. मेरा क्वेश्चन क्या है? अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज is known as, है ना, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इज नोन एज. अगर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें, ठीक है, पहला ऑप्शन है बेटा क्या? इनैंशियोमर्स. ठीक है, सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें डायस्टीरियोमर्स. ठीक है, थर्ड ऑप्शन की व्हेनेवर वी टेल थर्ड ऑप्शन, तो अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, हम लोग थर्ड ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया है एनोमर्स, और फोर्थ ऑप्शन में मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ कि मुझे इन सब के अलावा कोई दूसरा है, तो नन ऑफ दीज आप बोल सकते हो. तो मेरा सवाल है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को आप क्या कहोगे? यानी कि जो डी ग्लूकोज में जो अल्फा और बीटा होता है उनको हम क्या कहते हैं? वो आपस में क्या होते हैं? आपस में वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, आपस में इनैंशियोमर तो बेटा हो नहीं सकता. क्लियर ना. डायस्टीरियोमर्स या फिर एनोमर्स. हमने आपको बता रखा है कि अल्फा और बीटा को हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनोमर्स. ठीक है, क्लियर. चलो, तो बस, तो अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की, जिसका नाम है, ये फोर्थ हो जाएगा. ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज हो गया. ठीक है, अगला है बेटा लैक्टोज. जो लैक्टोज है वो हमें कहाँ मिलता है? लैक्टिक एसिड में, यानी कि मिल्क में मिलता है. ठीक है,
तो अब चलो आते हैं लैक्टोज पर। तो लैक्टोज जो है वो भी एक क्या है, डाइसैकेराइड है। मतलब ये वो कार्बोहाइड्रेट है, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को 2 मोनोसैकेराइड मिलेगा। जो पहला मोनोसैकेराइड होगा वो क्या होगा, गैलेक्टोज, है ना, ध्यान रखिएगा। पहला जो होगा उसको हम बोलेंगे गैलेक्टोज, जो दूसरा होगा उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो वेन एवर यू डू हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज देन यू विल गेट बीटा डी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, वॉट एवर, डी ग्लूकोज, आप चाहे अल्फा डी ले लें या फिर बीटा डी ले लें, इट्स अप टू यू। लेकिन गैलेक्टोज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बीटा। ठीक है, क्लियर ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें, करना वही है जो अपन करते आए हैं। तो देखो लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, गैलेक्टोज। सारा स्ट्रक्चर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ गैलेक्टोज का। और फिर ये क्या है, ग्लूकोज। ध्यान में क्या रखना है बच्चों, ध्यान में आपको ये रखना है, ये जो गैलेक्टोज है वो बेटा क्या होगा, बीटा वाला होगा, है ना। ध्यान रखें, कभी अल्फा मत लीजिएगा, बीटा डी गैलेक्टोज रहेगा ये बीटा और डी फॉर्म का रहेगा, है ना। ठीक है, अल्फा बीटा वाला, और ये रहेगा डी फॉर्म का, है ना। ये जो ग्लूकोज है इट्स अप टू यू, आप चाहे अल्फा ले लो चाहे बीटा ले लो, लेकिन रहने वाला तो डी फॉर्म वाला ही है, अब एल फॉर्म मत लेना। ठीक है, ये फ्रीडम है आपको, आप चाहे अल्फा लो चाहे बीटा। ठीक है, क्लियर ना। तो हर बार आपने डाइसैकेराइड में ये चीज़ देखा है कि जो फर्स्ट वाला है उसका चीज़ें फिक्स है। माल्टोज में जो फर्स्ट ग्लूकोज था उसका अल्फ़ा फिक्स था, आपको अल्फ़ा ही लेना है। ठीक है, सुक्रोज में जो ग्लूकोज था उसको हमने क्या लेकर रखा था, अल्फ़ा, है ना। ठीक है, सेलुबियोज में जो था वो क्या था, बीटा ग्लूकोज था, याद आ रहा है ना। पहला वाला जो था वो बीटा था, दूसरा वाला अल्फ़ा चाहे बीटा, उसका आया था बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैलेक्टोज, मुझे क्या चाहिए, लैक्टोज चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा, लैक्टोज। वो लैक्टोज कैसे मिलेगा, जब मैं लैक्टोज में पानी मिलाता हूँ तो मुझे ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को मिला दूँ और उससे वहाँ से फिर पानी को बाहर निकालूँ तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, लैक्टोज मिल जाएगा। तो बस वही करने वाले हैं हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर वहाँ से क्या करेंगे, वाटर को निकालेंगे, जो अभी तक करते आए हैं हम। तो मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। पहले तो ये इसका फिशर प्रोजेक्शन आना चाहिए, और फिर जो है उस फिशर प्रोजेक्शन से अपने को क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन बनाने आना चाहिए। क्योंकि अपने को क्या करना है ना, जब आप पानी को निकालोगे वाटर को, तो ओपन चेन से हम नहीं निकाल सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोज्ड चेन से निकालेंगे बेटा, वहाँ से हम पानी निकाल सकते हैं। तो क्लोज चेन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका फिशर प्रोजेक्शन अपने को पता होना चाहिए, तब जाकर हम क्या बना पाएंगे, हावर्थ, है ना। ठीक है, इसका तो हावर्थ प्रोजेक्शन मुझे आता है। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि गैलेक्टोज, ये जो गैलेक्टोज है इसका फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ज़रा याद करें, एजी गूगल अमित, स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही आई थिंक मैंने आपको बताया था, एजी गूगल अमित, उसमें गैलेक्टोज बताया था। गैलेक्टोज को कैसे अपन उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले बनाया था बेटा क्या, टालोज, है ना, याद आ रहा है आपको। टालोज का C2 एपिमर क्या था, गैलेक्टोज था। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, टालोज का स्ट्रक्चर, और टालोज का जो C2 एपिमर होगा वो क्या होगा, गैलेक्टोज। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन एक बार मिल गया तो हम उसके हेल्प से क्या बना सकते हैं बेटा, हावर्थ प्रोजेक्शन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, गैलेक्टोज को बनाने के पहले टालोज को देख लेते हैं। तो टालोज कैसे बनता था मेरे प्यारे बच्चों, टालोज बनता था हमारा कुछ इस तरह से, देखें, बनाना तो है डी फॉर्म। तो एक चीज़ तो फिक्स है, यहाँ OH फिक्स है, क्योंकि है कौन सा फॉर्म, डी फॉर्म। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आप टालोज बनाएं, क्योंकि आप 4th कायरल सेंटर पर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। टालोज का स्ट्रक्चर जब मैं बता रहा था तो आपको मैंने बताया था कि 4th कायरल सेंटर पर 1 2 3 4 हम इसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा, ये वाला कायरल सेंटर, इस पर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो अब करेंगे क्या, इस चीज़ को फिक्स रखेंगे, बाकी सबको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, बाकी सबको रिवर्स कर देंगे, है ना, क्लियर ना। कैसे रिवर्स किया था, एलोस को देखकर, एलोस को रिस्पेक्ट में रखकर हमने क्या कर दिया था, सारे के सारे HOH को क्या कर दिया था, रिवर्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
HOH होता था, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, OHH हो जाएगा। यहाँ पर भी HOH होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, OHH हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH और H हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है टालोज। किसका है, टालोज। अब टालोज का जो C2 एपिमर था वो क्या था, गैलेक्टोज था, है ना। तो बताओ इसका C2 एपिमर क्या होगा, बस यहाँ से O को हटाओ और यहाँ पर O जोड़ दो, यानी कि OH। दिख रहे हैं आप सभी लोग, ये क्या है, ये है डी गैलेक्टोज। ये क्या है, डी गैलेक्टोज है, बोलो। तो यहाँ लिखो, ये है बेटा डी गैलेक्टोज, है ना। अब अल्फा बीटा, बीटा डी, बीटा बनाना है आपको, बीटा के लिए आपको क्या बनाना होगा, हावर्थ प्रोजेक्शन। तो ये देखो, ये क्या है, पहली बात डी गैलेक्टोज है। ठीक है। अब इसका देखें सभी लोग हावर्थ प्रोजेक्शन, जो आपको अच्छे से आता है, रटना नहीं है बेटा। फिशर प्रोजेक्शन बनाना आ गया, हावर्थ तो बहुत ही आसान है। कितने मेंबर्ड का है, 6 मेंबर्ड का है, क्योंकि ये कैसा है, पायरेनोज है ना, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। फ्रक्टोज वाला यानी कि फ्यूरानोज तो आपको बनाना नहीं है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो गैलेक्टोज का कैसा, ठीक है। चलें मेरे साथ बनाना चालू करें। चले, चलो बताओ, ये फर्स्ट हमारा जो एनोमेरिक कार्बन है इसमें कौन होगा। तो फर्स्ट वाले में तो कोई भी टेंशन नहीं है, फर्स्ट वाले तो हमेशा क्या रहेगा, H। बीटा बनाना है तो बीटा के लिए OH ऊपर होना चाहिए, तो ये OH हो गया, इधर क्या हो गया, H। ठीक है, ये फर्स्ट का काम खत्म। सेकेंड वाले कार्बन पर आते हैं। ये तो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th और ये लास्ट 6th। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5th और लास्ट का 6th। तो 6th वाला तो हमने ऑलरेडी याद कर रखा है कि 6 वाले में हमेशा CH2OH ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा। क्लियर ना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड वाले पे क्या है, सेकेंड वाले पे OH राइट में है। इसका मतलब जो भी राइट में है फिशर में, वो हावर्थ में कहाँ जाएगा, डाउन। तो OH आ जाएगा डाउन, ये आ जाएगा H। थर्ड वाले पर आइए, थर्ड वाले पर OH लेफ्ट में है, तो अगर जो भी चीज़ फिशर में लेफ्ट में है वो हावर्थ प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते समय कहाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कहाँ आएगा बेटा, अप। ठीक है, तो ये लेफ्ट में है तो OH कहाँ आएगा, यहाँ पर अप। देखते चले, ठीक है। बाकी ये H, यहाँ पर OH कहाँ जाएगा, लेफ्ट। बोलो, ये बन गया हमारा कौन सा प्रोजेक्शन बेटा, हावर्थ। ये किसका है, बीटा डी गैलेक्टोज। क्यों, क्योंकि OH एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है, ऊपर। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, बीटा डी गैलेक्टोज। अभी मुझे फिर से बनाना होगा इसको, क्यों इसलिए बनाना होगा बेटा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसमें जोड़ना है किसको, ग्लूकोज को, फिर वहाँ से पानी को क्या करना है, बाहर निकालना। वो तो मैं आपको सिखा रहा था कि गैलेक्टोज को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम लिया ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, क्योंकि बनाने को तो मैं जल्दी बना देता, बट आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलो, तो अभी आप इसको कॉपी करो। फिर से आप क्या करेंगे, हम इस गैलेक्टोज को उठाएंगे, है ना, हावर्थ प्रोजेक्शन वाले गैलेक्टोज को, उसको मिलाएंगे किससे, शुगर से। फिर आपको दिखाते हैं लैक्टोज कैसे बनता है। ठीक है, कॉपी करें आप इसको जल्दी। ओके, तो देखो ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज जो मैंने अभी बनाया था उसको मैंने अभी बना दिया। तो ये हमारा हो गया क्या, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे किससे, हम ग्लूकोज से, है ना। ग्लूकोज आपका मन है, आप अल्फ़ा ले लो या बीटा ले लो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर ना। चलो मैं ले लेता हूँ बेटा, क्या लूँ, है ना। चलो मैं इसको अल्फ़ा ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर अल्फ़ा या बीटा कुछ भी, ठीक है, डी ग्लूकोज मेरे को ये बनाना है। ठीक है, कुछ भी ले लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पर ग्लूकोज को बनाओ, है ना। चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H और यहाँ पर कुछ इस तरह से बना देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न ही बना रहे। आप अल्फ़ा लो
या बीटा लो, कोई टेंशन नहीं है। बीटा लोगे तो एच ऊपर जाएगा, अल्फ़ा लोगे तो एच नीचे आएगा, ठीक है, क्लियर ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता था, एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच और फिर क्या है CH2OH और फिर क्या H, यही होता था ग्लूकोज। अब क्या होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, अब लिंकेज होगा, पहले वाले का OH उठा लो, दूसरे वाले का H उठा लो, ठीक है, क्लियर ना। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, सभी को दिख रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन है, और ये कौन सा पोजीशन है, फोर्थ है। 1 तो यहाँ शुरू हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 है ना। तो पहले का OH और दूसरे चौथे का H, देखो, है ना, कुछ ऐसा हो रहा है, देखो सभी लोग, बन रहा है कुछ, है ना, कैसे, देखो ये 1 और 4 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल रहा है बेटा हमको, ये पहले पर और चौथे पर दिख रहा है सभी को, ठीक है। ये फर्स्ट एनोमेरिक है, ये एनोमेरिक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि एनोमेरिक अभी बच रहा है। ये कौन सा है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल, एनोमेरिक OH, ठीक है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। तो लैक्टोज जो होगा वो क्या होगा, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर ना, क्योंकि यहाँ पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल बच रहा है, ठीक है, क्लियर ना, यही एनोमेरिक, ये थोड़ी एनोमेरिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बनेगा, ठीक है, इस ग्लूकोज को बनाओ, इस ग्लूकोज के नीचे हम क्या करते हैं, लिंक कर देंगे इसको, देखो कैसे, कहाँ बनाऊँ मैं, चलो यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा है। चलो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अभी ये लिंकेज आ जाएगा, ये फोर्थ वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर H और ये OH, बाकी क्या रहेगा, सेम, ठीक है, ऑल थिंग्स विल बी सेम। ये जो लिंकेज है वो इससे किससे लिंक हो रहा है, ये फोर्थ वाला है ना, ये फोर्थ वाला किससे लिंक होगा, इसके फर्स्ट वाले से। तो यहाँ मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट, तो ये रहा फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। तो बस देखो ध्यान से, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना, यहाँ पर O, देखें बन रहा है, ठीक है, ये हमारा O गया ना, यहाँ पर OH गया, यहाँ क्या बचा, H, यहाँ क्या HOH OH H, ठीक है, CH2OH और फिर ये क्या H, है ना, देखें, क्लियर ना। और बाकी चीज़ कोई छेड़खानी नहीं, है ना, ये H वैसे ही बचा है, यहाँ पर HOH OH H, ठीक है, फिर आ गया OH H, CH2OH और फिर क्या H, देख लें, देख रहे हैं आप सभी लोग, बताओ कहाँ कहाँ हो रहा है लिंकेज, 1 और 4, ये 1 और ये 4, है ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज, ये क्या है, कुछ भी है, ये इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम मैं ले लेता हूँ, ये क्या है बेटा, ये बीटा डी गैलेक्टोज है, ठीक है, और ये क्या है, अल्फा या बीटा डी ग्लूकोज है। दोनों को मिला चुका हूँ मैं, और यहाँ से वाटर को भी मैं क्या कर चुका हूँ, एलिमिनेट कर चुका हूँ, और अपने को क्या मिल गया, यही पूरा लैक्टोज है, दिस इज होल लैक्टोज, ये है बेटा क्या हमारा लैक्टोज है। ये एक रिड्यूसिंग शुगर होगा, है ना, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बीटा, ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, क्लियर ना, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बोलो कोई डाउट, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक
क्लियर ना, बॉन्ड। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ नोट कर लें आप अच्छे से इसको। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लैक्टोज में जो है कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप कह सकते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये एक डाइसैकेराइड होता है जो नेचर में कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग शुगर होने के नाते ये क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा, टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, फेलिंग टेस्ट भी देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा, ये सारे के सारे टेस्ट भी अपने को देगा। क्लियर ना, ठीक है। कॉपी कर लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। डन हो गया, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिएगा, इसमें एक चीज़ क्या, लैक्टोज लिख लीजिए, ड्यू टू एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन लैक्टोज, लिख लीजिए, ड्यू टू एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन लैक्टोज, दैट इज वाई लैक्टोज इज ऑल्सो a reducing sugar, that is why lactose is also a reducing sugar which shows muta rotation and give all tests like tolerance test, Fehling tests, Benedict tests, etc. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। एक रिएक्शन बेटा छूट गई थी मेरी, ठीक है, वो कैसा है, मिस हो गया था वो एक रिएक्शन, ठीक है। तो ग्लूकोज का एक रिएक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे बताना है आपको, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट आप डाल दीजिएगा। ये बेसिकली ग्लूकोज के उसमें भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का ही एक पार्ट है, ठीक है। हेडिंग डालना, रिएक्शन विथ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, ठीक है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, है ना। ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलो हम पहले लेते हैं क्या, ग्लूकोज, है ना। तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, रिएक्शन विथ ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, देखो ग्लूकोज बनाते हैं तो ग्लूकोज फिशर प्रोजेक्शन वाला ही चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि ये पहले का ही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, CH2OH, दिस इज CHO, H OH OH H H OH, what is this? Yes, this is D glucose। तो जब भी आप डी ग्लूकोज का रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में करते हो, किसके प्रेजेंस में, ये जो आपके सामने रिएजेंट लिखा हुआ है, तो क्या मिलता है ना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस वजह से क्या है ये बेटा, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या करता है, ये सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। ये इस एल्डिहाइड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और क्या बना देता है, देखिए ज़रा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना लेता है आपका ये सब वैसा ही रहता है, हाँ, बस यहाँ पर क्या होता है, ये एल्डिहाइड क्या हो जाता है, रिड्यूस, ठीक है, क्लियर ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एल्डिहाइड हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, H2 का एडिशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर ना, बोलो क्लियर ना। चलो इसका नाम क्या है, ये तो डी ग्लूकोज था, है ना। अब इसका नाम डी ग्लूकोज नहीं होता बेटा, क्योंकि डी ग्लूकोज है ही नहीं है, इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। इसका जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल,
टॉल है ना, सॉर्बिटॉल। तो ये कॉमन नाम है इसका सॉर्बिटॉल। इस तरह के कंपाउंड्स का नाम क्या है, सॉर्बिटॉल। बट अगर ये ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है, इस कॉमन कंपाउंड का नाम क्या है, सॉर्बिटॉल। बट वेन एवर दैट कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज देन दैट कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोसाइड। क्या, ठीक है, नहीं ग्लूसीडॉल। सॉर्बिटॉल क्या नाम है बेटा, ये ग्लूकोज अगर आ गया है तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूसीडॉल। ग्लूसीडॉल, ग्लूसीडॉल, ठीक है। तो ग्लूकोज है तो क्या हो गया, ग्लूसीडॉल हो गया। अभी मैनोज लेते तो क्या हो जाएगा, मैनीटॉल हो जाता, एक्सक्यूज मी, है ना। ग्लूसीडॉल, टॉल कर दीजिए इसको आप ज़रा, ये ग्लूसीटॉल है। अभी मैनोज लेते तो क्या हो जाता, मैनीटॉल हो जाता। क्लियर ना, ठीक है। तो मैनोज में क्या होगा, जब आप मैनोज लोगे तो फिर क्या होगा, मैनोज क्योंकि ग्लूकोज का क्या होता है, C2 एपिमर। व्हाट इज मैनोज, मैनोज इज अ C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या आ जाता, बस OH आ जाता, C2 एपिमर। अगर आप मैनोज लेते तब क्या बनता, ये ग्लूसीटॉल नहीं होता, अब क्या हो जाता, मैनीटॉल हो जाता। तो कॉपी करें जल्दी से इसको। ठीक है, चलो कॉपी कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं, मैनोज ले लेते हैं। तो इसको हटाओ। अब मैनोज कैसे बनेगा, मैनोज क्योंकि ग्लूकोज का क्या होता है, C2 एपिमर होता है। तो बस इसके सेकंड वाले कार्बन पर क्या कर दो, चेंज। तो यहाँ OH है तो यहाँ क्या आ जाएगा, H, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। दिस इज व्हाट, डी मैनोज। क्या नाम है बेटा इसका, डी मैनोज इसका नाम है। अब आपने डी मैनोज लिया, मैंने तो यहाँ बना दिया, आपको फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। डी मैनोज में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, बस ख़त्म। कुछ भी नया थोड़ी ना आएगा। क्लियर। तो ये हर चीज़ के लिए वैसा है। अब ऐसे बना सकते हो आप एलोस के लिए, है ना, ठीक है, टालोस के लिए, गैलेक्टोस के लिए, सब कुछ ऐसा ही होगा, नाम चेंज होता रहेगा। कॉमन कंपाउंड का नाम क्या है, सॉर्बिटॉल ही है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि मैनोज है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैनीटॉल। क्या हो जाएगा, मैनीटॉल। बोलो, ठीक है, क्लियर ना। लेकिन अगर आप फ्रक्टोज का यूज़ कर लिया, अगर आपने फ्रक्टोज का यूज़ कर लिया तो ध्यान रखना, जैसे ही आप फ्रक्टोज को इस सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करोगे तो होगा क्या, आपको इक्विमोलर क्या मिलेगा, इक्विमोलर मतलब क्या है, दोनों की मोलैरिटी क्या रहेगी, सेम। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूसीटॉल और मैनीटॉल दोनों एक साथ मिल जाएंगे, है ना। क्या क्या समझा। अगर आपने फ्रक्टोज ले लिया, डी फ्रक्टोज, और डी फ्रक्टोज को अगर आपने इस रिएजेंट से ट्रीट कराया तो आपको क्या मिलेगा, मैनीटॉल भी मिलेगा और ग्लूसीटॉल भी मिलेगा, लेकिन दोनों ही इक्विमोलर रेशियो मिलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी उसको भी करा देते हैं हम, ठीक है, ये कंसेप्चुअल है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चले, इसको रब कर दे रहा हूँ बेटा मैं। अब मैं बात करता हूँ क्या, अच्छा ये फर्स्ट था, दूसरा मैनोज बताया ना मैंने, तो यहाँ चेंज कर देना, रिएक्शन विथ मैनोज, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, रिएक्शन विथ मैनोज। चलें अब बात करते हैं फ्रक्टोज के केस में क्या होगा। तो जैसे ही हम फ्रक्टोज लेंगे, थर्ड है ना, रिएक्शन विथ फ्रक्टोज, व्हाट वी विल गेट। देखिए बेटा, फ्रक्टोज सबसे पहले बनेगा कैसे, देखो यहाँ क्या होता है CH2OH, फिर इसके नीचे क्या होता था C डबल बॉन्डो, बाकी पूरा ग्लूकोज, ये क्या है डी फ्रक्टोज। क्या नाम है इसका, डी फ्रक्टोज। मुलाकात तो इसकी आपसे कई बार हुई होगी, मैं नहीं कराया है ना, सभी लोग वाकिफ़ हो ना इससे। ऐसा तो नहीं है कोई बोला अरे मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, इसको तो मैं कभी देखा ही नहीं। नहीं भैया, सब देखे हो आप लोग, ठीक है। इसका नाम क्या है, डी फ्रक्टोज। अगर आपने डी फ्रक्टोज का रिएक्शन करा दिया किससे, है ना, ठीक है, चलो
इसका अगर आपने रिएक्शन करा दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaHB4 है ना, क्या, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, NaBH4, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा आपको दोनों ही कंपाउंड मिलेंगे। पहला, मैं बार स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ बार बार, है ना, बना चुके हो आप। आपको ग्लूसीटॉल मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ग्लूसीटॉल मिलेगा, और प्लस आपको मैनीटॉल मिलेगा, क्या मिलेगा, मैनीटॉल मिलेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर ना, ये दोनों ही आपको मिलेंगे इक्विमोलर मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों ही समान मात्रा में मिलेंगे आपको, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर, दोनों ही सेम मिक्सचर के आपको मिलेंगे। बोलो, स्ट्रक्चर तो भी बनाया है पीछे, तो ये बात आप ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो डाइसैकेराइड्स के बारे में बात हम लोग डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। देखो पॉलीसैकेराइड्स में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स में हमें सिर्फ पढ़ने हैं कौन कौन से, स्टार्च और फिर क्या, सेलुलोज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सेलुलोज की। पॉलीसैकेराइड्स, इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यस, फर्स्ट सेलुलोज की। देखें, जो सेलुलोज है ना, जब आप उनको हाइड्रोलाइज करते हो, यानी कि व्हेनेवर यू हाइड्रोलाइज सेलुलोज, तो सेलुलोज ठीक है, देन यू विल गेट N ग्लूकोज, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आप कह सकते हो सेलुलोज इज एन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सेलुलोज क्या है, ये आप कह सकते हो सेलुलोज इज एन लीनियर ऑफ ठीक है ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर ना, ये बात ध्यान रखिएगा, लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो अब दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, इन सेलुलोज यू विल गेट β14 ग्लाइकोसिडिक, β14 बॉन्ड, ठीक है। तो सेलुलोज में आपको कुछ ये ध्यान रखना है, पहली बात, सेलुलोज को आप जब क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, देन यू विल गेट N ग्लूकोज। N का मतलब क्या है, पॉलीमर है बेसिकली, है ना, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेंगी, 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो चलो β14, ठीक है, इसका मतलब सभी के सभी क्या होंगे, बीटा होंगे, ठीक है। तो चलो बनाओ, देखो कैसे बनाओगे आप, ग्लूकोज बना लो, ये हमारा कौन सा है, बीटा बनाना है बेटा, तो यहाँ OH ऊपर और H यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर CH2OH, H बोलो ये कैसा है, बीटा, दिस इज बीटा ग्लूकोज। लेकिन आपको कैसा है, बीटा ग्लूकोज नहीं, आपको तो N नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज सेलुलोज। बोलो, तो आप बनाते चलिए, तो इनको आप दूसरे से ऐड करोगे, क्या होगा आपका, ठीक है। इसको आप कुछ भी बना लें, इसको आप अल्फ़ा ले लें या बीटा ले लें, ठीक है, नहीं सभी को बीटा लेना है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, पॉलीमर, तो इसको भी आप वही लेंगे, दिस इज़ ऑल्सो बीटा ग्लूकोज, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैं आपको दो को लिंक करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ढेर सारे लिंकेज हैं, क्योंकि N नंबर ऑफ लिंकेज है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है
कि क्या होता है पॉलीमर का मतलब, पॉलीमर का मतलब होता है n नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो क्या होगा, हज़ारों, ठीक है, लाखों ऐसे जुड़े होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब मोनोसैकेराइड्स आपस में सभी जुड़े होंगे, ठीक है, तब जाकर क्या बनता है पॉलीसैकेराइड्स। तो देखो अभी हम दो को जोड़ के आपको दिखा रहे हैं, ऐसे n नंबर ऑफ होंगे, क्लियर ना। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमारा क्या होगा HO CH2OH, दिस इज HOH HOH, ठीक है, क्लियर। तो ये बीटा डी ग्लूकोज है ये, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा, दिस इज बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या होगा, अब दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, तो जब जोड़ूंगा तो क्या होगा, वाटर क्या होगा बाहर, तो फर्स्ट वाले में से OH, दूसरे वाले में से H, निकल रहा है वाटर, ठीक है। तो अब लिंकेज आएगा, जो भी लिंकेज आएगा, तो कौन सा लिंकेज आएगा, ऑब्वियसली इस O का लिंकेज आएगा, बना लोगे। ये कौन सा पोजीशन है बेटा 1 और ये कौन सा पोजीशन है 4। अब इस वजह से यहाँ पर कौन सा लिंकेज आएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, बना लोगे आराम से आप, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, कितना n, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, क्लियर ना, बोलो n नंबर ऑफ ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे जुड़ते चले जाएंगे अप टू n तक, क्लियर ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, सॉरी n/2 में लिख रहा हूँ, n/2 क्यों लिख रहा हूँ, देखो दो को मिलके बेटा एक बन रहे हैं ना, आप जब दो को जोड़ोगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा ना एक तरह से, क्योंकि पॉलीमर का मतलब क्या है, पॉलीमर का मतलब क्या है, अभी अकेला तो ये क्या है मोनोसैकेराइड है, ये भी अकेला क्या है मोनोसैकेराइड है, लेकिन जब आप जोड़ोगे तब जाकर एक से ज़्यादा बनेंगे, तो दो को मिलकर क्या बन रहे हैं एक। इसी तरह n नंबर ऑफ पॉलीमर जब होंगे तो उनका डिवाइड आप क्या करोगे 2 करोगे, तब जाकर आपको क्या मिलेगा सेलुलोज, क्या मिलेगा सेलुलोज। तो दिस इज द बेसिकली सेलुलोज स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखें, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ आपको मैं n/2 क्यों लिखा हूँ। देखो अभी अकेला था जब ये, तो ये क्या था हमारा मोनोसैकेराइड, अगर आप ऐसे ढेर सारा मिलाओगे अप टू n, ठीक है, तो ये क्या होंगे ढेर सारे मोनोसैकेराइड को आप जोड़ रहे हो n, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको एक्चुअली क्या बनाना है बेटा, आपको सेलुलोज बनाना है, यानी कि आपको एक पॉलीसैकेराइड बनाना है। तो दोनों को आप जोड़ोगे, उसमें से क्या निकालोगे पानी, इन दोनों को फिर इसके आगे भी एक तीसरा होगा, उसको भी जोड़ोगे, फिर क्या निकालोगे आप वाटर, ऐसा लगातार आप जोड़ोगे तब वाटर निकलेगा ना, यानी कि दो को जोड़ोगे जब, तब आपका क्या बनेगा, हाँ तब आपका क्या बनेगा, क्योंकि जब तक आप वाटर को निकालोगे नहीं तब तक यू विल नॉट गेट सेलुलोज, क्लियर ना। तो दो को जब तक आप जोड़ोगे नहीं तब तक वाटर निकलेगा नहीं, इसका मतलब दो को जोड़ने के बाद क्या निकल रहा है वाटर, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ n/2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बस कहानी हमारी यहीं तक थी, इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ से OH को हटाओगे तो क्या होगा, ये O का लिंकेज आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ये जो O है ना वो यहाँ पर आकर लग जाएगा, जो सभी में कर रखा है मैंने, उतना तो आप बना ही लोगे, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। अब दूसरी बात, सेलुलोज एक रिड्यूसिंग शुगर है कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके पास कोई भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो है, नहीं बेटा ये भी नहीं है। देखो अभी क्योंकि आप पॉलीमर बना रहे हो ना, इसके आगे भी एक आएगा ग्लूकोज, फिर उसको लिंक करोगे तो फिर से ये OH गायब हो जाएगा क्योंकि वाटर निकलेगा, इसके आगे फिर फर्दर, क्योंकि ये लगातार चलते जाएंगे क्योंकि ये क्या है एक पॉलीमर है, क्लियर ना। क्योंकि पॉलीसैकेराइड क्या है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, और जैसे एक एक यूनिट जुड़ेगा आपका वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इसलिए यहाँ पर कोई भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जैक्टली बचेगा नहीं, क्लियर ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ड्यू टू नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
पॉलीमर ठीक है, नो एनी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिमेन, कोई भी बचेगा नहीं बेटा, ठीक है। देयरफॉर सेलुलोज इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं है तो फिर ये रिड्यूसिंग शुगर तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सेलुलोज कैसा शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात आपने देख लिया, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट सेलुलोज बेटा, ठीक है। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, स्टार्च के बारे में, क्लियर ना। तो इसको बना लोगे ना सभी, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसको ऊपर रखना, उसके नीचे इसको आप रख देना है, क्योंकि ये बनाओगे पहले, उसके नीचे सीधे ओ का लिंक, उसके नीचे इस चीज़ को दिखा देना, जैसा इसके पहले बताया था ना, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो n/2 करके, समझ तो गए ही हो, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसका स्टार्च का, क्योंकि हमें पॉलीसेकेराइड्स में सिर्फ दो पढ़ने हैं। पहला सेलुलोज, वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका बेटा, स्टार्च का। तो देखो स्टार्च क्या होता है ना, आप सभी लोगों ने स्टार्च को कई दफ़ा देखा होगा, है ना। आपका जो पोटैटो होता है ना, तो पोटैटो में भी क्या होता है आपका, है ना, जो बाहर का जो होता है ना, पोटैटो को आप जब छीलते हो या काटते हो तो देखते हो हल्का सा आपको वाइट कलर का, ठीक है, आपको एक दिखेगा, वो स्टार्च है ना, ठीक है। कभी भी आपने राइस का जो ऊपर का लिक्विड देखा है ना, राइस को आप जो धुलते हो, जिसको आप माड़ बोलते हो, नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप ऐसे समझिए कि जब भी आप चावल को उबालते हो, है ना, वो पूरा उबला नहीं रहता, उसके ऊपर का जो पानी होता है, ठीक है, वो भी एक स्टार्च है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है, क्लियर ना, एज यूजुअल। तो देखो स्टार्च होते क्या हैं, तो पहली बात तो आप देखें स्टार्च क्या होते हैं। तो स्टार्च इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पहली बात तो आप ये जान लें कि जो स्टार्च होता है वो भी ग्लूकोज का क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है क्या बेटा, जो स्टार्च होता है उसके पास खुद की दो यूनिट होती है। स्टार्च कंटेन्स, यानी स्टार्च दो टाइप के होते हैं। स्टार्च कंटेन्स 2 यूनिट्स। स्टार्च के खुद के 2 यूनिट होते हैं, ठीक है। जो पहला यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं एमाइलोज। एमाइलोज जो होता है उसमें 20% स्टार्च होता है, क्लियर ना। एमाइलोज 20% होते हैं किसमें, इन स्टार्च। तो स्टार्च के अंदर क्या होता है, एमाइलोज, और वो होता कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20% होते हैं, क्लियर ना, स्टार्च के अंदर। दूसरा होता है बेटा एमाइलोपेक्टिन। ये आप पॉलीमर चैप्टर में आप इसको डिटेल्ड में पढ़ोगे, बट स्ट्रक्चर तो आप सब कुछ बना लोगे, पढ़ा तो मैं आपको यही रहा हूँ, वहाँ पर भी आप यही चीज़ पढ़ोगे। जो अमाइलोपेक्टिन होता है ना, तो देखो स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर, और स्टार्च के अंदर 2 यूनिट होता है। एक होता है एमाइलोज जो 20% होता है स्टार्च के अंदर, ठीक है, क्लियर ना। बाकी का 80%, यानी कि एक स्टार्च में मैक्सिमम क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है, क्लियर ना। एमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80% इन स्टार्च, ठीक है, क्लियर ना। चलिए 2 बातें समझ गए आप। अब बात करते हैं ये अमाइलोज होता क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, क्लियर ना। तो ध्यान से देखिए अमाइलोज क्या होता है बेटा। अमाइलोज की हम सबसे पहले बात करें, ठीक है। अमाइलोज क्या होता है, एक लीनियर पॉलीमर होता है। इज एन
लीनियर पॉलीमर का मतलब कैसा होता है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, लगातार हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ते जा रहे हैं, हमारे मोनोसैकेराइड्स क्या है, लगातार जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, और वो क्या बना दे रहे हैं, पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं, ठीक है। लीनियर पॉलीमर है ना, एमाइलोज इज एन लीनियर पॉलीमर, ठीक है, क्लियर ना। having अल्फा 1,4, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, क्लियर ना। कौन सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगी, अल्फा 1,4। अब आप ये तो बना ही लोगे आप आराम से, ठीक है, अमाइलोज तो आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। कौन सा लिंकेज होगी, अल्फा 1,4, यानी कि पहले ग्लूकोज का फर्स्ट, दूसरे ग्लूकोज का क्या है फोर्थ, दोनों को जोड़ दो, कर रहे हो ना इमेजिन, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अमाइलोज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जी हाँ, अमाइलोज जो होते हैं बेटा वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ये दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी विशेषता है, आपको मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लियर ना। बोलो, कर लिया, कॉपी कर लो, मैं फिर बताता हूँ आपको अमाइलोपेक्टिन के बारे में, जल्दी कॉपी करो। कर लिया, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अमाइलोपेक्टिन की। चलो इतने में हो जाएगा मेरा अमाइलोपेक्टिन। सेकंड हमारा हो गया, हो जाएगा बेटा अमाइलो, छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं बेटा अपन, उसके लिए आप NCERT एक बार पढ़ लेना। बाकी पॉलीमर चैप्टर में ये चीज़ें आप डिटेल्ड में मैं आपको लिखवाऊंगा, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जब वहाँ पर आएगा यही सेम चीज़ बताऊंगा, बट उसको अच्छे से बना कर दिखाऊंगा, और भी चीज़ें हैं इनके बारे में, और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट खासकर एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन वो बायोमोलिक्यूल्स में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उतना ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट तो बहुत है, वो पॉलीमर में अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर यहाँ पर सिर्फ उनकी उनके स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे, बना कर नहीं देखेंगे, ठीक है, क्लियर ना। बट आप चाहो तो बना भी सकते हो, क्योंकि आपको मैं बनाने का तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, अमाइलोज क्या था, एक लीनियर पॉलीमर था, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, कैसा, अमाइलोपेक्टिन इज एन ब्रांच्ड पॉलीमर, यानी कि इसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांच्ड पॉलीमर। उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा था, अल्फा 1,4, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, क्योंकि ये ब्रांच है तो यहाँ पर लीनियर और ब्रांचिंग दोनों रहेगी, हैविंग अल्फा 1,4, ठीक है, एंड अल्फा 1,6, क्योंकि अल्फा 1,4 तो लीनियर है, अल्फा 1,6 जब करोगे तभी तो ब्रांचिंग बनेगी, है ना। अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड। अमाइलोज क्या था, वाटर में इनसॉल्युबल था, लेकिन अमाइलोपेक्टिन ऐसा नहीं है, अमाइलोपेक्टिन जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, इज soluble in water। बोलो, अमाइलोपेक्टिन इज soluble in water, ठीक है। तो इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख लें आप, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहला तो 1,4 जो लिंकेज है वो तो लीनियर होगा, और जो 1,6 का है वो पहले वाले से और छठे वाले से, मतलब ब्रांचिंग बन गई, क्लियर ना, ठीक। यहाँ तक कॉपी कर लें, पक्का। चलो अब देखो क्या है, अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है स्टार्च, स्टार्च को हम जब I2 से रिएक्ट कराते हैं, I2 है ना, कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो जब हम I2 से रिएक्ट कराते हैं बेटा, तो इसका जो कलर होता है वो कलर हो जाता है ब्लू,
ठीक है, देख लें ध्यान से, बोलो। यानी कि ब्लू कलर का हो जाता है जब आप स्टार्च को I2 से रिएक्ट कराते हो। अब स्टार्च में दो चीज़ें हैं, अमाइलोज भी है और अमाइलोपेक्टिन भी है। तो आप अमाइलोज ले लो, अमाइलोज का रिएक्शन अगर आप I2 से कराते हो तो भी ये ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अमाइलोपेक्टिन का रिएक्शन I2 से कराते हो वैसे ये कलर चेंज हो जाता है, ये ब्लू से किस में हो जाता है, वायलेट, यानी कि गाढ़ा नीला, ठीक है। ये वायलेट कलर में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। क्लियर? बोलो, बताओ स्टार्च जो है एक रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो बेटा जो भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, आज से याद रखिए, पॉलीसेकेराइड जितने भी हैं वो सब के सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि जब भी पॉलीमर बनता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाते हैं, गायब, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये, इस वजह से ये म्यूटारोटेशन भी शो नहीं करेगा, इस वजह से टॉलेंट टेस्ट भी नहीं देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट भी नहीं देगा, फेलिन टेस्ट भी नहीं देगा, ठीक है। क्लियर ना? क्योंकि इनके पास एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लीजिएगा कि स्टार्च, नोट करके यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों, स्टार्च is also a non-reducing sugar. ठीक है, क्यों? ड्यू टू नॉट हैविंग एनोमेरिक OH। तो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना वो हमेशा ही क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि उनके पास एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कर लिया, ठीक है। चलें, तो इस तरह से क्या है बेटा, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ मोनोसेकेराइड तो पढ़ लिया हमने जितना था, डाइसेकेराइड पढ़ लिया और फिर पॉलीसेकेराइड, यही दोनों पढ़ने थे। इसमें जो चीज़ें ज़रूरी थी, अब इनका स्ट्रक्चर, अमाइलोपेक्टिन का कैसा होता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर, अमाइलोज का स्ट्रक्चर, बस यही दो चीज़ें बची हैं। वो चीज़ें हम पॉलीमर में कवर करेंगे, कुछ तो बचा लो, वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पॉलीमर में, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि चैप्टर को बहुत खींचना नहीं है, ठीक है, बिना मतलब के। तो अपन इस चीज़ को फिर से पढ़ेंगे कहाँ पर, पॉलीमर में, ठीक है। तो अब देखो क्या है ना कि एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिस टेस्ट। क्या बोलते हैं, मॉलिस टेस्ट। तो वो मॉलिस टेस्ट क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट करते हैं हम लोग, है ना। अभी आप लोगों ने टेस्टिंग तो बहुत पढ़ी है, बेनेडिक्ट टेस्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट कैसे करेंगे हम, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट दिया गया है, मॉलिस टेस्ट। तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कॉपी करें आप इसको जल्दी से। चलें, इसको कॉपी कर लिया होगा अभी आपने, तो हेडिंग डालना टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। ये प्रैक्टिकल्स में भी आप करते हो अपने स्कूल के। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, मॉलिस टेस्ट्स, ठीक है, मॉलिस टेस्ट। देखें, मॉलिस टेस्ट क्या होता है, आप क्या करते हो कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन में क्या कर देते हो, डाल देते हो। एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या मौजूद है, कंसंट्रेटेड, देखें ज़रा ध्यान से, ठीक है। उसके अंदर बेटा है मौजूद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, ये मौजूद है अपने पास। इसके अंदर हम डाल देंगे किसको, अपने कार्बोहाइड्रेट को डाल देंगे, ठीक है। अब क्या
कार्बोहाइड्रेट को डालेंगे और साथ में क्या डालेंगे, अल्फा नेफ्थॉल। क्या डालेंगे बेटा हम, अल्फा नेफ्थॉल। कार्बोहाइड्रेट प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्फा नेफ्थॉल, है ना। सुनते जाइए, अभी सब बताऊंगा। जैसे ही आप डालते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपने डाला, अल्फा नेफ्थॉल डाला, अब होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि इन दोनों लिक्विड के जंक्शन पर, है ना, आपने इसको डाला, ये सॉलिड होता है बेटा। अल्फा नेफ्थॉल क्या होता है, एक वाइट कलर का सॉलिड होता है, फ्लोरोसेंट, ठीक है, क्लियर ना, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C10H7OH। अभी आगे भी देखेंगे हम लोग। ये सॉलिड है। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट को आप मिलाओगे कंसनट्रेटेड H2SO4 में और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्फा नेफ्थॉल डालोगे, ठीक है, लिक्विड फेज में बना दिया गया इसको, तो होता क्या है, इन दोनों लिक्विड के जंक्शन पर, है ना, ठीक है, इन दोनों लिक्विड अल्फा नेफ्थॉल और फिर कंसनट्रेटेड H2SO4, इन दोनों लिक्विड के जंक्शन पर क्या आपको नजर आता है, एक वायलेट कलर का रिंग नजर आता है। क्या नजर आता है, वायलेट कलर का रिंग, जिसकी वजह से ये डिसाइड हम कर पाते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट कन्फर्म है। तो कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी डिसाइडेड whenever we add carbohydrate in concentrated H2SO4 solution with a few drops of alpha nephthol, then in between two liquid junction we will get violet color ring. Therefore in this way we can decide there is an carbohydrate conformation in the solution. क्लियर ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लिखें, अल्फा नेफ्थॉल मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा नेफ्थॉल का जो सिंबल होता है वो बेटा कुछ इस तरह होता है। अल्फा नेफ्थॉल एक्चुअली वो वाइट कलर का सॉलिड होता है, लेकिन उसको लिक्विड फेज में यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा अल्फा नेफ्थॉल लिक्विड फेज में, ठीक है। होता तो सॉलिड है वो। उसका स्ट्रक्चर देखें आप, फॉर्मूला होता है C10H7OH, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फॉर्मूला अगर हम देखें कुछ इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला, दिस इज अल्फा नेफ्थॉल। देख लें सभी ध्यान से, दिस इज अल्फा नेफ्थॉल। ये है बेटा क्या, अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अल्फा नेफ्थॉल का, ठीक है। चलो देखो क्या होता है मॉलिस टेस्ट। तो देखें यहाँ पर मॉलिस टेस्ट में आप सभी लोग लिखें, व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 solution, ठीक है, when concentrated H2SO4 solution and few drops of alpha नेफ्थॉल is added to the, है ना, is added to the is added to the नहीं, is added in कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अल्फा नेफ्थॉल को, ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 को, तो यहाँ पर मैं ऐसा ले ले रहा हूँ, ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और इसको मैं क्या ले ले रहा हूँ बेटा, इसको मैं ले ले रहा हूँ लेट्स सपोज अपना H2SO4, इन दोनों को, हाँ ये ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इसको और अल्फा नेफ्थॉल को, किसमें, कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो होगा क्या, होगा क्या, देन वायलेट रिंग इज, देन वायलेट रिंग is appear in between two junctions of liquid, in between junctions of two liquids, दो लिक्विड के जंक्शन में क्या होगा, हमें वो चीज़ वायलेट कलर नजर आएगा। दिस इज मॉलिस टेस्ट। This test
ये है मोलिस टेस्ट, और बाय यूजिंग दिस टेस्ट यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द कार्बोहाइड्रेट्स आर कंफर्म इन द सॉल्यूशन और नॉट। क्लियर ना? ठीक है, तो ध्यान रखें आप इस चीज़ का कि जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्फा नाइट्रोथॉल, जिसका स्ट्रक्चर ये है आपके सामने, आप इन दोनों को ही ऐड करते हो अपने कार्बोहाइड्रेट में, देन क्या होता है, दो लिक्विड के जंक्शन के बीच में आपको एक वायलेट कलर का क्या दिखाई देता है, रिंग। और अगर वो दिख रहा है इसका मतलब है आपके सॉल्यूशन में मौजूद है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था, इसको आप ध्यान रखें। ये है हमारा मोलिस टेस्ट। ठीक है, ठीक, कॉपी कर लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। ओके, तो ठीक है बेटा, बाय दिस वे हम लोगों ने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को क्या कर लिया है, पूरी तरह से फिनिश। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या हो चुका है, ख़त्म। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे क्या, एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो चैप्टर था वो दो पार्ट में डिवाइड था, पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट क्या था, एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास से बात करेंगे बेटा क्या, एमिनो एसिड्स की। ठीक है, तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट की बात करें तो डाइसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी चीज़ें, जितनी चीज़ें बताई ना, सभी की सभी चीज़ें लगभग इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ध्यान से आप इनको भी पढ़ें और एनसीईआरटी को भी आप अपने ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, इग्नोर मत करिए उसको। ठीक है, तो चलो इन्हीं बातों से मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे और पैशनेट होकर क्या पढ़ेंगे, एमिनो एसिड्स। तब तक के लिए बाय बाय।